Welcome, judiciary aspirant. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे. आज अपने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे केस का डिस्कशन करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि, और हम यह जानते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और हमारे लॉ के सिस्टम का संरक्षक है। अगर कहीं लॉ का वायलेशन होता है, संविधान का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है और उस कार्य को शून्य घोषित करता है, अवैध घोषित करता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट विल्किस याकूब रसूल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जनवरी 2024 का केस है। इस केस के जजमेंट को जानने से पहले हम इसके फैक्ट को देखें कि इसमें फैक्ट क्या था, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे इसमें जहां न्याय की अवहेलना हुई थी। इस केस में 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित यह केस है। इस मामले में 3 मार्च 2002 के एक भीड़ ने अहमदाबाद के पास एक रधिकपुर गांव में बिकलिस बानो के घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके 3 साल की बेटी सहित परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। और बिल्किस अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी एज 21 साल की थी। 2003 में एक स्थानीय पुलिस ने गवाहों और साक्ष्यों के विसंगति के आधार पर रिपोर्ट में कहा कि यह जो सूचना है बिल्किस बानो के केस के संबंध में वह गलत है और इसी रिपोर्ट के आधार पर वहां के मजिस्ट्रेट ने यह स्वीकार किया कि यह जो मामला है बिल्किस बानो का वह फर्जी है, गलत इंफॉर्मेशन दर्ज कराई गई थी कि 2002 के दंगों में बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, उसके 3 साल के बच्ची को मारा गया और उसके घर के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। यह एक गलत सूचना है और वहां के मजिस्ट्रेट ने भी उसके रिपोर्ट के आधार पर उस केस को बंद कर दिया। बिल्किस बानो ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास लेटर लिखा और उस समय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वह पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जगदीश जे.एस. वर्मा थे। उन्होंने आयोग ने उस सूचना के आधार पर उसको संज्ञान में लिया और बिल्किस बानो को विधिक सहायता सुनिश्चित करने की बात की गई मानवाधिकार आयोग के द्वारा और आयोग ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। साल्वे ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया कि सीबीआई द्वारा नए सिरे से जांच की जाए और मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र हस्तांतरित किया जाए, क्योंकि गुजरात में सही तरीके से स्थानीय पुलिस ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और गलत फाइनल रिपोर्ट लगाया। 2003 में उच्चतम न्यायालय ने जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया और सुनवाई जो महाराष्ट्र के गुजरात के स्थान पर महाराष्ट्र में हस्तांतरित कर दिया। अब यह सुनवाई 2008 में मुंबई की एक सीबीआई न्यायालय ने बानो के साथ बलात्कार और गर्भवती महिला के साथ गलत बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 सब क्लास 2 के ई
और जी इसके साथ 149 के साथ दोषी ठहराए गए 11 लोगों को जुर्माने और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि भीड़ ने उसके साथ रेप किया था और उसके बच्ची को हत्या की और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की। तो सीबीआई, महाराष्ट्र के सीबीआई न्यायालय ने उन 11 लोगों को जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर उन्होंने महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में अपील किया। 2019 में मुंबई उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इसके बाद 2019 में उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और बानों को 50 लाख रुपए जुर्माना के लिए प्रतिकर की राशि देने का आदेश दिया कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पे दिया जाए। अब इस केस सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसी बीच गुजरात के सरकार ने बिल्किस बानो के जो अभियुक्त थे उनको एक महत्वपूर्ण मामले में इस केस से संबंधित समुचित सरकार जो 400 सीआरपीसी की धारा 432 सब क्लास 7 के थ्रू जो समुचित सरकार की बात की गई है कि समुचित सरकार सजा को माफ कर सकती है। तो गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सजा बरकरार रखी गई थी उसको माफ कर दिया। अब इस माफी के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया गया। अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश जस्टिस वी नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने माफी के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके कारण 11 दोषियों को जो समय से पहले रिहा कर दिया गया था, जिनको आजीवन कारावास दिया गया था, उनको रिहा कर दिया गया। और जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की थी, उनके सजा को माफ कर दिया समुचित सरकार ने। अब प्रश्न था कि क्या समुचित सरकार ऐसा कर सकती है, उसको क्या पावर है और इसमें समुचित सरकार कौन होगा। उच्चतम न्यायालय ने 13 मई 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, यानी जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को 13 मई 2022 को रद्द कर दिया, जहां न्यायालय ने कहा कि गुजरात सरकार समय से पहले सजा को माफ करने पर विचार करने के लिए समुचित सरकार की बात की जा रही है, वह समुचित सरकार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि समुचित सरकार इस किसी भी मामले के संबंध में समुचित सरकार महाराष्ट्र सरकार थी, न कि गुजरात सरकार। क्यों? न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 सब क्लास 7 को दंड के निलंबित करने या कम करने की शक्ति के तहत समुचित सरकार की परिभाषा उस राज्य की सरकार है जहां अपराधी का मुकदमा चलाया जाता है, न कि जहां अपराध हुआ है और या जहां अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा कि 432 सीआरपीसी की धारा 432 सब क्लास 7 के थ्रू जो समुचित सरकार है वह गुजरात सरकार नहीं होगी, क्योंकि समुचित सरकार के अंदर वह सरकार आएगी जहां मामले का, जिस स्टेट में मामले का विचारण चल रहा है, न कि वह सरकार आएगी जहां अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है या जहां अपराध किया गया है। जबकि
बिल्किस बानो के दोषियों को गुजरात सरकार ने समय से पहले ही उसे रिहा कर दिया था और न्यायालय ने इस बाद में बिल्किस बानो के मामले में यह अब निर्धारित किया कि जो सजा माफ की गई थी वह न्याय का अवहेलना किया गया था, गलत तरीके से की गई थी, अपने शक्ति का दुरुपयोग किया गया था, इसलिए यह कार्रवाई दूषित है और सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों के सजा को बरकरार रखा और उनके माफी को अवैध घोषित कर दिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि वही संविधान का और लॉ का जो अधिनियम हमारे वहां लागू हैं उनका संरक्षक है। अगर कोई व्यक्ति इन अधिनियमों का या कोई संस्था या कोई सरकार इसकी अवहेलना करती है तो वह एज ए गार्जियन के तौर पे इस कार्रवाई को दूषित करेगी, समाप्त करेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट था जिसको लेकर हम प्रेजेंट हुए थे और आपके आगामी परीक्षाओं में हो सकता है कि इस केस को प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सके कि यह किससे संबंधित है और इस पर कौन न्यायाधीश ने जजमेंट दिया। इसी केस को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।